हेलो दोस्तों, मैं ललिता दहिया स्टडी IQ IAS हिंदी चैनल पे आप सबका स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हूं एक चर्चित मुद्दा लेके, और वो मुद्दा है हेट स्पीच। दोस्तों, आज की डेट में हेट स्पीच भारतीय राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन के सामने आया है। और हेट स्पीच के मुद्दे को लेके बार बार सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाती रही है अलग अलग सरकारों को। और अभी हाल ही में जनवरी 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने टीवी चैनल्स के एंकर्स को फटकार लगाई है हेट स्पीच को लेके, और ये कहा है कि जहर उगलने को लेके चैनल्स एक दूसरे के साथ कंपटीशन कर रहे हैं। और ये जो कुछ भी हो रहा है ये सब टीआरपी के लिए हो रहा है। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मीडिया एक ऐसा माध्यम है जो अन्य माध्यमों की तुलना से तेजी से विभाजन करता है, क्योंकि हर घर में समाचार सुने जाते हैं। और यदि आप समाचारों के माध्यम से देश के जो जरूरी मुद्दे हैं उनको ना उठा के केवल विभाजन का काम करवाएंगे, आप प्रत्यक्ष तौर पे देख सकते हैं कि ज्यादातर टीवी चैनल्स में क्या होता है, विभाजित मुद्दों को उठाया जाता है। किसी व्यक्ति ने कोई स्टेटमेंट दे दिया, उसी स्टेटमेंट पे डिस्कस करने को लेके 4 लोगों को बिठा दिया जाता है, 2 इधर से जहर उगलते हैं, 2 इधर से जहर उगलते हैं, और इसको सुनता है सामान्य व्यक्ति। ठीक है, तो इसको लेके सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई है बेसिकली, और ये कहा है कि हमें स्वतंत्र प्रेस की जरूरत है। प्रेस को फ्री होना चाहिए, लेकिन संतुलित भी होना चाहिए। फ्री बट बैलेंस मीडिया, यानी जब तक आप इस बात को नहीं परखोगे कि आप क्या परोस रहे हो लोगों के सामने, किस तरीके के समाचारों को आप परोस रहे हो। आपके पैनल में जो लोग बहस करने के लिए आते हैं, आप जब तक उनको उनकी सीमा नहीं बताएंगे कि आपको डिबेट के दौरान अतिवादी बातें नहीं करनी है या जहरीली बातें नहीं करनी है, हेट स्पीच नहीं देना है, तब तक व्यवस्था ऐसे ही काम करती रहेगी। इस दृष्टिकोण से सुप्रीम कोर्ट का ये जो कदम है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और साथ ही केंद्र सरकार ने अभी सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि हम जल्द से जल्द हेट स्पीच के ऊपर कानून लाने का प्रयास करेंगे। तो हेट स्पीच का मुद्दा फिर से चर्चा में आ गया है। आखिर ये हेट स्पीच होता क्या है, हम इस टॉपिक को किस तरीके से कवर करेंगे, मैं सबसे पहले वो आप लोगों को बता दूं। हम सबसे पहले जानेंगे दोस्तों हेट स्पीच क्या है। हेट स्पीच या अभद्र भाषा इसे हिंदी में बोलते हैं। हेट स्पीच क्या है? क्या इस हेट स्पीच को हमारे भारत के संविधान में कहीं पे परिभाषित किया गया है? ये भी देखेंगे क्या परिभाषित किया गया है। इसके अलावा हम चर्चा करेंगे कि आखिर इस हेट स्पीच के कारण क्या है भाई, आखिर क्यों ये प्रवृत्ति दिनों दिन बढ़ती जा रही है। और कारण को देखने के साथ ही हम देखेंगे हेट स्पीच से जो चुनौतियां उत्पन्न होती हैं समाज के सामने, तो साथ ही हम चुनौतियों को भी देखेंगे। और चुनौतियों को देखने के बाद इसके अगले क्रम में हम ये पढ़ेंगे कि क्या भारत में हेट स्पीच को कंट्रोल करने के लिए किसी प्रकार के कोई कानून है, IPC में, CRPC में, या अलग अलग तरीके के कोई कानून हैं। तो उन कानूनों का भी हम जिक्र करेंगे कि आखिर कौन कौन सी धाराएं हैं जो हेट स्पीच को कंट्रोल करने का, नियंत्रण करने का हेट स्पीच पे काम करती है। इन धाराओं को पढ़ने के बाद हम ये देखेंगे कि हेट स्पीच देके एक व्यक्ति निकल जाता है, लेकिन इस हेट स्पीच के कितने दूरगामी प्रभाव पड़ सकते हैं, यानी हम सारे के सारे प्रभावों पे चर्चा करेंगे कि आखिर इनके प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं। इन प्रभावों को देखने के बाद हम देखेंगे कि हेट स्पीच को लेके कुछ समितियां बनी हैं समय समय पे। 2014 में बेज-बरुआ समिति बनी, 2019 में विश्वनाथन समिति बनी। तो उन समितियों ने भी हेट स्पीच को रोकने के लिए कुछ रिकमेंडेशंस दी हैं। उन रिकमेंडेशंस को लेके भी हम चर्चा करेंगे। आज की पूरी क्लास में हमारा फॉर्मेट ये होने वाला है, ठीक है। इस फॉर्मेट से यदि आप पढ़ेंगे तो आपका पूरा टॉपिक एक साथ कंप्लीट हो जाएगा, आपको कहीं से भी फिर इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी हेट स्पीच को लेके।
दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को यह बता दूं कि भारत के संविधान में या कहीं पे भी हेट स्पीच को लेके कोई परिभाषा नहीं दी गई है। हेट स्पीच की कोई परिभाषा नहीं है, ना भारत के संविधान में है, ना किसी कानून में है। लेकिन फिर भी हम अर्थ क्या निकालते हैं हेट स्पीच का, तो ध्यान रखिएगा, सामान्य तौर पे यदि हम बिल्कुल साधारण तौर पे कहें तो उन शब्दों को संदर्भित करता है। ये शब्द बोल के भी हो सकते हैं, हम लिख के भी, हम किसी जाति के प्रति, धर्म के प्रति, लिंग के प्रति, क्षेत्र के लोगों के प्रति, यौन अभिविन्यास के प्रति, दिव्यांग लोगों के प्रति घृणा को बढ़ाते हैं, उनका अपमान करते हैं। तो इस तरीके के शब्दों को, संकेतों को हम हेट स्पीच की कैटेगरी में शामिल करेंगे। इसमें क्षेत्र भी आएगा। जैसे आपने देखा होगा 2014 में जो पूर्वोत्तर के जो भारतीय हैं, हमारे भाई हैं, उनके खिलाफ अलग अलग जगह पे आप लोगों को नकारात्मक टिप्पणियां देखने को मिली, उनके खिलाफ हिंसा देखने को मिली। तो ये सब हेट स्पीच के दायरे में आएगा यदि हम सामान्य तौर पे इसकी बात करें। अब यदि हम सरकारी कुछ एजेंसियों के अकॉर्डिंग इसकी परिभाषा देखें तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो ने साइबर उत्पीड़न के मामलों पर एक मैन्युअल प्रकाशित किया था। इस मैन्युअल में उन्होंने हेट स्पीच को परिभाषित किया है और उन्होंने कहा है कि हेट स्पीच एक ऐसी भाषा है जो किसी व्यक्ति की पहचान और उसके अन्य लक्षणों, जैसे वो यौन अभिविन्यास हो सकते हैं, उस व्यक्ति की दिव्यांगता हो सकती है, उसका धर्म हो सकता है, उसकी जाति हो सकती है, लिंग हो सकता है ना, उनके प्रति उनको बदनाम, अपमान, धमकी या उनको लक्षित करता है। उस भाषा को, उन शब्दों को, उन संकेतों को, उन अभिव्यक्तियों को हम हेट स्पीच की कैटेगरी में शामिल करेंगे। तो यहां से आप एक परिभाषा इसकी बेहतर बना सकते हो। और याद रखिएगा, जब आप अपनी मेंस की आंसर राइटिंग करते हो तो इस तरीके के आप यदि कुछ डेटा दे सकते हो, जैसे विधि आयोग ने अभी हाल ही में अपनी 267वीं रिपोर्ट में हेट स्पीच को परिभाषित करने का काम किया है। विधि आयोग ने हेट स्पीच को परिभाषित करते हुए वही कहा कि मुख्य रूप से ये नस्ल, जातीयता, लिंग, यौन अभिविन्यास, धार्मिक विश्वास आदि के खिलाफ घृणा को उकसाने के रूप में देखा गया है। यही है हेट स्पीच। तो यहां से आपको एक परिभाषा तय हुई। याद रखिएगा, भारत सरकार ने अभी किसी परिभाषा को एडॉप्ट नहीं किया, यानी हम ये कह सकते हैं कि सरकारी तौर पे कोई इसकी एक स्पष्ट परिभाषा नहीं है। हमने एक परिभाषा के तौर पे इसको समझ लिया कि आखिर हेट स्पीच होता क्या है। कोई व्यक्ति किसी धर्म के खिलाफ कुछ बोले, किसी जाति के खिलाफ कुछ बोले, ट्रांसजेंडर्स के खिलाफ कुछ बोले, एलजीबीटी कम्युनिटी के खिलाफ हिंसा को भड़का दे घृणा शब्दों से, यौन अभिविन्यास है भाई उनका। इसके साथ ही क्षेत्र के लोगों के प्रति कुछ विवादास्पद, कुछ अपमानजनक टिप्पणी करें, तो ये सब के सब हेट स्पीच की कैटेगरी में आते हैं। हेट स्पीच राष्ट्र की एकता और अखंडता के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि ये हमारे बंधुत्व की भावना, हमारे संविधान की प्रस्तावना में निहित है ना, बंधुत्व। हम सब एक हैं, हम सब में बंधुत्व का भाव होना चाहिए। तो हेट स्पीच अपने आप में प्रस्तावना के आदर्श को तोड़ता है, हमारे संविधान के आत्मा को झकझोरता है। बात समझ में आई? क्या हेट स्पीच है क्या? इसके साथ ही दोस्तों, मैं आप लोगों को यदि ये बताना का प्रयास करूं कि हेट स्पीच के कारण क्या हैं, आखिर क्यों ये मुद्दा बार बार चर्चा में आता है, तो इसके कारणों पे यदि हम दृष्टि डालें तो सबसे पहला कारण हमारे सामने जो नजर आता है वो है श्रेष्ठता की भावना। कुछ जाति, कुछ धर्म, कुछ क्षेत्र के लोग बिना किसी लॉजिक के, बिना किसी तर्क के अपने आप को श्रेष्ठ समझने लगते हैं। जातीय व्यवस्था तो भारतीय इतिहास की एक लंबी विशेषता, एक पुरानी विशेषता रही है, जिसके अपने आप में बहुत सारे नकारात्मक पहलू हैं। लेकिन फिर भी ये जो जातीय श्रेष्ठता की भावना है ना, ये दूसरे व्यक्ति को अपने से हीन समझने की प्रवृत्ति विकसित करती है लोगों में, और यही से वो श्रेष्ठ, मतलब हम श्रेष्ठ और आप कमतर,
टिप्पणियां शुरू, हेट स्पीच शुरू, और इसकी वजह से जो सामाजिक सौहार्द है उसका ढांचा टूटता है। एक बात समझने की है ना, पहली बात तो जाति कोई ऊंची और नीची होती नहीं है, तथाकथित जातियां हैं समाज में। तथाकथित हम कह सकते हैं कि कुछ जातियों को ऊंचा मान लिया गया, कुछ जातियों को निम्न मान लिया गया। लेकिन एक बात समझने की है कि यदि कोई व्यक्ति किसी तथाकथित उच्च जाति में पैदा हुआ तो उस जाति में पैदा होने में उस व्यक्ति का कोई योगदान है क्या? तुक्का था, आ गया इस जाति में, वहां उस साइड भी जा सकता था। यानी कि जिस कार्य में जिस व्यक्ति का रत्ती भर भी योगदान नहीं है, उसको लेके अहंकार की भावना, उसको लेके श्रेष्ठता की भावना, ये एक बहुत बड़ा कारण है हेट स्पीचेस का। बात समझ में आई? यानी श्रेष्ठता की भावना। इसके साथ ही हम दूसरा इसका कारण देखते हैं कि विशेष विचारधारा के प्रति जिद। अक्सर लोग किसी विचारधारा से जुड़ जाते हैं, और जब उस विचारधारा से जुड़ना अपने आप में गलत नहीं होता है, लेकिन अंधभक्ति की तरह यदि हम उस विचारधारा को फॉलो करेंगे बिना किसी तार्किक आधार के, तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए भी खतरनाक साबित होगा, और जब हमारे लिए खतरनाक साबित होगा तो वो समाज के लिए भी खतरनाक साबित होगा। तो ये जो विशेष विचारधारा के प्रति जिद है ना, ये शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के अधिकार की प्रवाह किए बिना हेट स्पीच को और ज्यादा बढ़ाती है। लोग उस विचारधारा को प्रचार प्रसार करने में ज्यादा से ज्यादा बल देते हैं, इस बात का ख्याल रखे बिना कि इसका परिणाम क्या होगा। ठीक है, अगला रीजन हमें हेट स्पीच का दिखता है राजनीतिक लाभ प्राप्त करने की आकांक्षा, इच्छा। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा बहुत सारे उदाहरण अलग अलग पार्टीज के, कोई एक पार्टी हम यहाँ पे, और याद रखिएगा यूपीएससी के कैंडिडेट हो, हमें राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं देखना है मुद्दों को, हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। ठीक है, तो अक्सर आपने देखा होगा बहुत सारे एग्जाम्पल इस तरीके के सामने आते हैं कि एक व्यक्ति जहर उगलता है और उस व्यक्ति को प्रमोट कर दिया जाता है। तो ऐसे में जहर उगलने की जो ये प्रक्रिया है ये और ज्यादा बढ़ जाती है, एक कंपटीशन बढ़ जाता है लोगों में कि कौन कितना कड़वा बोलेगा और किसको कितना बड़ा पद मिलेगा। ये विडंबना है हमारी राजनीति की। तो ध्यान रखिएगा, हेट स्पीच का एक कारण यह भी दिखता है कि राजनीतिक पद प्राप्त करने की आकांक्षा। यदि हम हेट स्पीच के अगले कारण की ओर बढ़ें तो इसका अगला कारण है दोस्तों सोशल मीडिया का दुरुपयोग। आज की डेट में वायरल होती हैं चीजें। एक व्यक्ति ने एक स्टेटमेंट दिया, वो धड़ाधड़ तरीके से वायरल हो गया। यदि ये सोशल मीडिया ना हो, यदि इंटरनेट ना हो, यदि मीडिया ना हो, तो एक व्यक्ति 10 लोगों के बीच में कुछ भी बोल रहा है, बोलता रहे, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन सोशल मीडिया ने हेट स्पीच के प्रसार को एक विस्तृत रूप दे दिया है। बड़े स्तर पे फैल जाता है हेट स्पीच सोशल मीडिया के माध्यम से, और इससे दूसरे लोगों को उसके ऊपर रिएक्ट करने का मौका मिल जाता है। तो वहां से भी हेट स्पीच शुरू हो जाते हैं। आप हमारे खिलाफ बोलो, हम आपके खिलाफ बोलेंगे, ऐसे ही बोलते रहेंगे। हमें हमारे संविधान के आदर्शों, उद्देश्यों की कोई परवाह नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो ये भी एक बड़ा रीजन हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा दोस्तों ध्यान रखना है, हेट स्पीच पर किसी भी प्रकार की परिभाषा का अभाव। ध्यान रखना इस बात को, पीटी भी लिख लेना यहाँ पे, क्योंकि हेट स्पीच लगातार न्यूज में है। आप लोगों को उलझा सकता है यूपीएससी कि भाई फलाने प्रावधान में हेट स्पीच को परिभाषित किया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखना, हमारे पूरे संविधान में कहीं पे भी हेट स्पीच की कोई परिभाषा देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, अब हम एक बार ये देख लेते हैं कि अभद्र भाषा पर अंकुश लगाने की चुनौतियां क्या क्या हैं। क्या क्या चुनौतियां हैं हमारे सामने, कारण समझ में आ गए? तो सबसे पहली चुनौती है भाई, अब अभद्र भाषा को ना परिभाषित करना पड़ेगा। वर्तमान समय तक अभद्र भाषा की कोई सार्वभौमिक परिभाषा नहीं है। ना तो भारत में परिभाषा है और ना ही सार्वभौमिक परिभाषा है अभद्र भाषा की। यानी अभद्र भाषा में क्या शामिल है क्या नहीं, इसके लिए स्पष्ट दिशा निर्देश स्थापित करना कठिन हो जाता है।
क्यों? क्योंकि हर एक क्षेत्र और देश में, या फिर हमारे देश की भी बात कर लो ना, पर्टिकुलर भारत में भी अलग अलग संस्कृतियां हैं, अलग अलग सभ्यता, अलग अलग बेसिकली विचारधारा के लोग हैं, तो ऐसे में अलग अलग मानदंड और अपेक्षाएं होती हैं लोगों की। तो इसकी एक परिभाषा स्पष्ट करना थोड़ा सा कठिन काम है। इसके साथ ही यदि हम अगली चुनौती की बात करें तो राजनीतिक हस्तियों और राजनेताओं द्वारा अभद्र भाषा को संबोधित करना। यानी हम जिन प्रतिनिधियों से ये अपेक्षाएं करते हैं, जिन प्रतिनिधियों को हम चुन के भेजते हैं संसद में कि ये हमारे संविधान का संरक्षण करेंगे, जब वही राजनीतिक लोग हेट स्पीच का सहारा लेने लग जाएं, तो फिर देश भगवान भरोसे है। तो एक बहुत बड़ी चुनौती अपने आप में ये है कि जो राजनीतिक लोग हैं, जो राजनीतिज्ञ हैं, वो स्वयं में अभद्र भाषा का सहारा लेते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगली चुनौती है ऑनलाइन पहचानना और हटाना। ये अपने आप में चुनौती है भाई। आज की डेट में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से लेके फेसबुक यूनिवर्सिटी, ट्विटर यूनिवर्सिटी, इंस्टाग्राम यूनिवर्सिटी, पता नहीं कितने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। वहां पे यदि कोई बात वायरल हो जाती है, फेक न्यूज बड़े स्तर पे वायरल होती हैं, और कई घटनाएं ऐसे सामने आई हैं कि जब फेक न्यूज के परिणाम स्वरूप बड़े स्तर पे दंगे हुए, बड़े स्तर पे ऐसी घटनाएं हुई जो होनी नहीं चाहिए थी। तो इनको रेगुलेट करना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। कैसे रोका जाए, कैसे कंट्रोल किया जाए हेट स्पीच के ऊपर। ठीक है, ये अगली चुनौती हमने देख ली। और साथ ही मुक्त भाषण, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिबेट है दोस्तों। मुक्त भाषण आर्टिकल 19, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 19(1)(a) और अभद्र भाषा को संतुलित करना। कई बार ऐसा देखा गया कि जब अभद्र भाषा पर रोक लगाने के लिए प्रयास किए गए, तो कई कार्यकर्ता या जो सोशल एक्टिविस्ट होते हैं, उन्होंने इसे भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रघात समझा। इस डिबेट को आप एक बार समझने की जरूरत है। देखो आर्टिकल 19, और यहां से पीटी का क्वेश्चन भी बन सकता है, ध्यान रखना कैसे बनेगा वो मैं बताने वाली हूं आपको। आर्टिकल 19(1)(a) क्या कहता है? भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता है। लेकिन हमें यह ध्यान रखना है कि 19(1)(a) में जो दी गई स्वतंत्रता है वो निरपेक्ष नहीं है, उसके ऊपर कुछ युक्ति युक्त प्रतिबंध लगे हुए हैं। क्या है? उसके ऊपर कुछ, आपको पता होगा, युक्ति युक्त प्रतिबंध लगे हुए हैं। आर्टिकल 19(2) के तहत आपको बहुत सारे आधार दिखेंगे, जिसमें राष्ट्र की सुरक्षा है, न्यायालय की अवमानना है, विदेशी राज्यों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध है। इस तरीके से 6-7 यहां पे प्रतिबंध है, जिनके आधार पे किसी व्यक्ति को बोलने से, किसी व्यक्ति को वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से रोका जा सकता है। यदि उनका भाषण, उनकी अभिव्यक्ति राष्ट्र की सुरक्षा के समक्ष चुनौती बनती है, तो उनको रोका जा सकता है। पीटी का क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि वो दे देगा आर्टिकल 19(2) में क्या क्या प्रतिबंध हैं, दे देगा राष्ट्र की सुरक्षा, न्यायालय की अवमानना, हेट स्पीच, पर्टिकुलर दे देगा हेट स्पीच, और चौथा ऑप्शन दे देगा अन्य राज्यों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध। तो ध्यान रखना, हेट स्पीच का जिक्र इस 19(2) में नहीं किया गया है, लेकिन इनडायरेक्टली ये यहां पे अप्लाई होता है। डायरेक्टली हेट स्पीच का जिक्र नहीं है 19(2) में, लेकिन इनडायरेक्टली अप्लाई हो जाएगा। तो वही ये बोल रहा है कि अगली चुनौती है कि भाई मुक्त भाषण क्या है और अभद्र भाषा क्या है, इसको बैलेंस करना भी बहुत बड़ी चुनौती है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से यहां तक आपको समझ में आया। एक अगली चुनौती और देख लेते हैं। संसाधनों और कानूनी ढांचे की कमी है। अभद्र भाषा को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए हमारे पास संसाधन और कानूनी ढांचे का अभाव है, और साथ ही इससे कानूनों और विनियमनों को लागू करना कठिन हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति इस तरीके का कार्य करता है तो फिर बड़ा कठिन हो जाता है
उसको रोकना, क्योंकि विनियमनों का अभाव है, कानूनों का अभाव है। एक अगली चुनौती ये है। तो यहां तक दोस्तों हमने देखा कि चर्चा में क्यों था, हेट स्पीच है क्या, पुलिस अनुसंधान ब्यूरो के अकॉर्डिंग क्या परिभाषा है, विधि आयोग के अकॉर्डिंग क्या परिभाषा है, इसके कारण क्या है और चुनौतियां क्या है। अब अगला पार्ट हमें यह समझने की जरूरत है कि क्या भारत में, अब आपने अक्सर सुना होगा ना कि फलाने व्यक्ति के खिलाफ हेट स्पीच के मामले में यह कार्यवाही की गई, तो भाई कुछ ना कुछ तो ऐसे स्टेप्स होंगे ना हमारे आईपीसी में, सीआरपीसी में या अलग अलग जगह पे, जिसके माध्यम से हम इस तरीके की कार्यवाहियां करते हैं, है ना। तो उनको समझना जरूरी है। जब आप मेंस का आंसर लिखोगे, मेंस के आंसर में भावनात्मक बातें लिखने से काम नहीं चलेगा, आपको कुछ फैक्चुअल बातें लिखनी पड़ेंगी, आपको कुछ तथ्य देने पड़ेंगे, और उस तथ्य देने के क्रम में आपको पता होना चाहिए कि हमारे पूरे सिस्टम में कौन कौन से वो प्रोविजन है जो हेट स्पीच के ऊपर लगाम लगाने का काम करते हैं। ठीक है, जैसे आप यहां पे देखोगे कि सबसे पहले हम देखते हैं भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी के अंतर्गत कौन कौन सी धाराएं हैं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक है धारा 153A और 153B, 153A एंड 153B। ये क्या कहता है कि दो समूहों के बीच दुश्मनी और नफरत पैदा करने वाले कृत्यों को दंडनीय बनाता है। यानी यदि कोई ऐसी टिप्पणी, भाषा, कार्यवाही दो समुदायों के बीच नफरत को पैदा करे, घृणा फैलाए, तो ऐसे कृत्यों को हम आईपीसी के सेक्शन 153A और 153B के तहत दंडनीय बनाते हैं, कार्यवाही कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा सेक्शन आपको ध्यान रखना है, धारा 295A। ये जो 295A है, ये कहता है कि जानबूझकर या दुर्भावनापूर्ण इरादे से एक वर्ग की धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले कृत्यों को दंडित करने से संबंधित है। यदि कोई वर्ग जानबूझ के या दुर्भावनापूर्ण तरीके से किसी दूसरे व्यक्ति के बेसिकली धार्मिक भावनाओं को आहत करता है, तो धारा 295A के तहत कार्यवाही की जा सकती है। ठीक है, इसके अलावा धारा 5051 यानी 505(1) और 505(2) भी व्यवस्था करते हैं, ऐसी सामग्री का प्रकाशन या प्रसार को अपराध बनाते हैं जिससे विभिन्न समूहों के बीच द्वेष या घृणा उत्पन्न हो जाए। यानी ऐसी कोई भी सामग्री का प्रकाशन और प्रसार को रोकते हैं जिससे दो वर्गों के बीच घृणा पैदा हो, नफरत पैदा हो, विभाजन पैदा हो। तो ये धाराएं आपको ध्यान रखनी है, आईपीसी सेक्शन 153A, 153B, 295A और 5051 एंड 5052। ठीक है, अगले क्या प्रोविजन है, यदि हम जनप्रतिनिधित्व अधिनियम देखें तो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत भी हेट स्पीच को रोकने के लिए कुछ प्रावधान किए गए हैं। सबसे पहला प्रावधान है जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8। ये जो धारा 8 है ना, ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दुरुपयोग के दोषी व्यक्ति को, यानी जो व्यक्ति अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है, यानी सेक्शन जो आर्टिकल 19(2) का उल्लंघन करता है, या हेट स्पीच को, डायरेक्ट हेट स्पीच नहीं लिखा है, लेकिन यदि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन कर रहा है, जो नहीं बोलना चाहिए था ऐसा बोलता है, तो उसको चुनाव लड़ने से रोका जा सकता है जनप्रतिनिधित्व अधिनियम धारा 8 के तहत। इसके साथ ही दोस्तों आरपीए यानी जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा है 123(3)A, 123(3)A और 125, ये दोनों धाराएं ये संदर्भित करती हैं कि यदि जाति, धर्म, समुदाय, भाषा के आधार पे दुश्मनी को बढ़ावा दिया जाए तो उस पर रोक लगाती हैं, और यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है अपने चुनावी फायदे के लिए, धार्मिक दंगे या जातीय दंगे बढ़ाने का काम करता है, तो उसे भ्रष्ट चुनावी कृत्य के तौर पे परिभाषित किया जाएगा और उस व्यक्ति को चुनाव लड़ने से रोक दिया जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो आरपीए एक्ट के अंतर्गत ये प्रोविजन किए गए हैं। इसके साथ ही कुछ न्यायालय के निर्णय भी हैं जिन्होंने हेट स्पीच को रोकने के संदर्भ में
बातें की। जैसे एक तो श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ, ये बहुत ही फेमस वाद है 2015 का। इस वाद में आईटी एक्ट की धारा थी 66A, इसको रद्द कर दिया था। ये धारा 66A जो थी ऑनलाइन भाषण को आपराधिक बनाती थी। इसमें एक घटना हुई थी 2012 में, बाल ठाकरे जी की मृत्यु हुई तो मुंबई बंद हुआ। उसके बाद 2 लड़कियों ने टिप्पणी कर दी थी कि ये गलत है, तो इस टिप्पणी के आधार पे ही उनको उठा के जेल में डाल दिया गया था इस 66A के तहत। बाद में जब सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ये मामला गया, एक श्रेया सिंघल नामक वकील थी, उन्होंने ये मुद्दा उठाया कि ये धारा 66A गलत है, इसका दुरुपयोग लोगों के मौलिक अधिकारों या मानवाधिकारों का उल्लंघन करने के लिए किया जा सकता है। बाद में इस 66A को रद्द कर दिया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और दूसरा एक निर्णय है, बहुत सारे इसमें निर्णय हैं, ठीक है, समय समय पे आपको और भी ज्यादा पता लगते रहेंगे। एक अगला निर्णय है सुकुमार बनाम तमिलनाडु राज्य, 2015 का वाद है ये। इसमें अदालत ने माना था कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अभद्र भाषा भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार द्वारा संरक्षित नहीं है। यानी यदि कोई व्यक्ति सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हेट स्पीच देता है, शब्दों के द्वारा, संकेतों के द्वारा किसी जाति, धर्म एटसेट्रा जो मैंने बताए थे, अलग अलग वर्ग, उनके खिलाफ कुछ गलत बोलता है, तो उसको भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत संरक्षण नहीं मिलेगा। समझे? तो इस तरीके से हमने ये देखा, और ये डिबेट मैं आपको बता चुकी हूं कि आर्टिकल 19 के तहत जो अधिकार है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का, वो पूर्ण नहीं है, उसके ऊपर कुछ युक्ति युक्त प्रतिबंध है। ठीक है, और यहां से पीटी का क्वेश्चन का जो संभावित क्वेश्चन बन सकता है कि 19(2) में दे देगा हेट स्पीच भी है, तो हेट स्पीच नहीं लिखा है। ठीक है, डायरेक्टली नहीं लिखा है, लेकिन इनडायरेक्टली उसका प्रोविजन है। ठीक है, अब हम ये देख लेते हैं कि भाई ये हेट स्पीच दे के निकल जाते हैं लोग, लेकिन इस हेट स्पीच का क्या प्रभाव पड़ता है राष्ट्र की सुरक्षा के समक्ष, राष्ट्र की एकता अखंडता के समक्ष, बंधुत्व के समक्ष, सामाजिक सौहार्द के समक्ष। तो इस प्रभाव को देखना बहुत जरूरी है। और जब हम इस प्रभाव को देखते हैं तो हम समझते हैं कि यदि समय रहते कार्यवाही नहीं की गई, समय रहते इसको सही ढंग से परिभाषित नहीं किया गया, सही ढंग से दंडित नहीं किया गया जो लोग इस तरीके का काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमारी आंतरिक सुरक्षा के समक्ष भी एक बड़ी चुनौती उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, जैसे इसकी एक सबसे बड़ा प्रभाव हमें दिखता है कि भाई मानवाधिकारों का हनन होता है इससे, क्योंकि आप किसी व्यक्ति को उसके धर्म, जाति, लिंग, क्षेत्र, यौन अभिविन्यास के आधार पर टारगेट करते हो, तो उस व्यक्ति के मानवाधिकारों का तो हनन हो गया ना। और भारत एक ऐसा देश है जहां पे मौलिक अधिकारों को बहुत ही वैल्यू दी गई है, मौलिक अधिकारों को वाद योग्य बनाया गया है। ऐसे में यदि आप किसी व्यक्ति के मानवाधिकारों का उल्लंघन करते हो तो इसका एक नकारात्मक इंपैक्ट पूरे सोशल फैब्रिक के ऊपर पड़ता है। ठीक है, तो मानवाधिकारों का हनन होता है, आतंक का वातावरण उत्पन्न होता है कि भाई जब भी इस तरीके के हेट स्पीच के बाद हिंसा होती है, तो हिंसा होने के बाद भी आतंक का वातावरण उत्पन्न होता है, हिंसक उग्रवाद का प्रसार हो सकता है। कुछ रिपोर्ट्स ऐसा कहती हैं कि जब आप लगातार किसी एक वर्ग को टारगेट करोगे तो उस वर्ग के जो लोग हैं वो हिंसक गतिविधियों में संलिप्त हो सकते हैं। मूवीज में नहीं देखते हो, अच्छा हमें ये कह दिया तो हम बदला लेंगे, तो ऐसा हो ही क्यों ना कि आप किसी एक वर्ग को टारगेट करें लगातार। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रभाव हो सकता है हिंसक उग्रवाद का प्रसार, लिंग आधारित हिंसा। महिलाओं को यदि टारगेट किया जाए, यौन अभिविन्यास के आधार पे एलजीबीटी कम्युनिटी को यदि टारगेट किया जाए, तो लिंग आधारित हिंसाएं भी बढ़ेंगी, और साथ ही सांप्रदायिक हिंसा बढ़ने की संभावना ज्यादा रहती है यदि धार्मिक आधार पे हम सौहार्द को खराब करने का प्रयास करते हैं। हेट स्पीच के माध्यम से यदि हम घृणा को
फैलाने का काम करते हैं, तो सांप्रदायिक हिंसा बढ़ सकती है। साथ ही समुदायों, और जब सांप्रदायिक हिंसा बढ़ेगी तो समुदाय और समाजों के बीच वर्गों का ध्रुवीकरण हो जाएगा। एक वर्ग को दूसरे वर्ग से कोई मतलब नहीं रहेगा, और जो बंधुत्व का आदर्श है वो अपने आप में टूट जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही जो वल्नरेबल समुदाय हैं, जिसमें अल्पसंख्यक हैं, महिलाएं हैं, दिव्यांग हैं, ट्रांसजेंडर्स हैं, उनकी बच्चे हैं, उनकी सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो सकता है। अगला प्रभाव हम हेट स्पीच का देख सकते हैं, और इस प्रकार से सभी प्रकार के नस्लवाद और भेदभाव को बढ़ाता है। और जब नस्लवाद बढ़ेगा, भेदभाव बढ़ेगा, तो क्या होगा? संविधान का आदर्श अपने आप में खत्म हो जाएगा, संविधान का आदर्श अपने आप में टूट जाएगा। ठीक है, लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन होगा, क्योंकि एक डेमोक्रेसी में प्रत्येक व्यक्ति की वैल्यू होती है। यहां पे किसी एक वर्ग, एक जाति, एक विशेष समुदाय की वैल्यू नहीं होती। तो जब इस तरीके के सारे कार्य होंगे तो लोकतंत्र अपने आप में सुरक्षित कैसे रह सकता है? तो लोकतांत्रिक जो मूल्य है उनका भी हनन होगा, स्वतंत्रता का हनन होगा, समानता का हनन होगा, बंधुत्व का हनन होगा, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का हनन होगा। ठीक है, तो प्रस्तावना से आप कोरिलेट कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों शांति नष्ट होगी, आर्थिक वृद्धि नष्ट होगी, और जब शांति और आर्थिक वृद्धि नष्ट होगी तो ओवरऑल विकास जो होता है देश का, उसमें बाधा उत्पन्न होगी। दंगे होते हैं, लड़ाइयां होती हैं, हिंसक वारदातें होती हैं, तो सार्वजनिक जो प्रॉपर्टी के साथ साथ निजी प्रॉपर्टी भी फूकी जाती है। चलो मर्सिडीज फूक गई, मर्सिडीज वाला तो दूसरी भी लेने की कंडीशन में होगा जब उसने एक बार खरीद ली है। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपना खेत बेच के ऑटो खरीदा है और उसका ऑटो फूक गया दंगों में, वो तो हो गया बेरोजगार। और ऐसे कितने लोग समय समय पे अपनी संपत्तियों को खो के फिर से रसातल पे आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं शांति, आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास को हेट स्पीच प्रभावित करता है। इसके साथ ही व्यक्तिगत गरिमा, जब मानवाधिकार का पतन होगा तो कहीं ना कहीं व्यक्तिगत गरिमा का ह्रास होगा, हेट क्राइम बढ़ेंगे और सार्वजनिक और निजी संपत्ति का नुकसान होगा। ये मैं यहां से बता चुकी हूं। और जब सार्वजनिक और निजी संपत्ति का नुकसान होता है तो कितने लोग प्रतिक्रिया स्वरूप देश की एकता, अखंडता में बाधा उत्पन्न करने के लिए तैयार हो रहे होते हैं। ऐसा मैं नहीं बोल रही, बहुत सारी रिपोर्ट्स का ये आकलन है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, बलात्कार और नरसंहार जैसी घटनाएं बढ़ेंगी। इसके अलावा एक इसका दूरगामी जो हमें प्रभाव दिखता है, द्विपक्षीय संबंधों को भी खराब कर सकता है हेट स्पीच। अभी एक हाल ही में घटना देखी होगी, एक बड़ी राजनीतिक दल की प्रवक्ता ने एक विशिष्ट धर्म के मुखिया के खिलाफ अनर्गल शब्दों का प्रयोग किया, तो इससे पश्चिम एशिया देशों के साथ हमारे संबंधों पे प्रभाव पड़ा, हमारे विदेश मंत्रालय को सफाई देनी पड़ी। तो द्विपक्षीय संबंध भी खराब होते हैं हेट स्पीच जैसी घटनाओं के कारण, और इसके साथ ही झगड़े और युद्धों को जन्म देता है। इतने सारे नकारात्मक प्रभाव हैं भाई। मानव की गरिमा को खत्म कर रहा है, मानव अधिकारों को खत्म कर रहा है, एकता, अखंडता, आंतरिक सुरक्षा के समक्ष खतरे उत्पन्न कर रहा है, समानता का जो आदर्श है उसको खत्म कर रहा है, बंधुत्व का जो आदर्श है उसका सत्यानाश कर रहा है। तो हेट स्पीच के ऊपर लगाम लगाना समय की जरूरत बन गया है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखे इसके प्रभाव। यदि हम देखें कि क्या प्रयास किए गए हैं हेट स्पीच को रेगुलेट करने के लिए, इनको कम करने, इनको खत्म करने के लिए, इसको परिभाषित करने के लिए, तो ध्यान रखना 2014 में एक समिति बनी थी दोस्तों। ये सारे आपको याद रखने हैं, पीटी में भी पूछ सकता है बेज बरुआ समिति का संबंध किससे है, दे देगा हेट स्पीच से, अल्पसंख्यकों के अधिकारों से, महिला की सुरक्षा से, है ना। तो आपको पता होना चाहिए बेज बरुआ समिति बनी 2014 में। इसका बैकग्राउंड था कि 2014 में आपको बहुत सारे दंगे पूर्वोत्तर जो भारतीय हैं उनके खिलाफ देखने को मिले, उसके बाद ये समिति बनी थी। इस समिति ने रिकमेंड किया था
कि आईपीसी की धारा 153C, 153B तो है, 153C में संशोधन कर 5 वर्ष की सजा कर दो जो हेट स्पीच का दोषी पाया जाए, या जुर्माना लगा दो, या दोनों कर दो, यानी हम उन्हें 5 वर्ष की सजा भी दे दें और जुर्माना भी दे दें। और साथ ही इन्होंने कहा था कि धारा 505A में संशोधन कर 3 वर्ष की सजा या जुर्माना दोनों का प्रस्ताव कर दें। जैसे आप यहां कंफ्यूज हो रहे होगे, यहां पे मैंने आपको बताया था ना 153A और 153B तो है। इन्होंने कहा 153 जोड़ो और इस 153 में आप अलग अलग मुद्दों को रखो, यानी मानव गरिमा के लिए हानिकारक कृत्यों को बढ़ावा देने का यदि कोई प्रयास करता है तो फिर 5 वर्ष की सजा हो और जुर्माना लगे, सेक्शन 153C के तहत। और एक नया सेक्शन जोड़ो 505A, इसमें संशोधन करो। 505A तो ऑलरेडी है, इस 505A में संशोधन करो और साथ ही सजा को बढ़ाओ, लगभग 3 वर्ष की सजा करो या जुर्माना करो। तो बेज बरवा समिति ने रिकमेंडेशन दी थी। इसके साथ ही 2019 में विश्वनाथन समिति बनी। इस विश्वनाथन समिति ने भी ये कहा कि धर्म, नस्ल, जाति, समुदाय, लिंग, लैंगिक पहचान, यौन अभिविन्यास, जन्म स्थान, इसको आप अपने आंसर राइटिंग में इंक्लूड कर सकते हो। आपका आंसर जितना ज्यादा व्याख्यायित होता है, जितने ज्यादा पॉइंट्स, जितने ज्यादा डायमेंशन उसमें होते हैं, उतना ज्यादा आंसर अट्रैक्टिव होता है। तो इन्होंने कहा इन सब आधारों पे निवास, भाषा, दिव्यांगता, जनजाति के आधार पे अपराध करने के लिए उकसाने हेतु आईपीसी में धारा 153C, यानी जो बेज बरवा समिति ने कहा था 153C(b) और धारा 505A का प्रस्ताव रखा था कि ये धाराएं जोड़ो और जो व्यक्ति इन आधारों पे क्राइम करता है उन व्यक्तियों को इन धाराओं के तहत दंडित करने का प्रावधान किया जाए और दंड बढ़ाया जाए, जिसमें 5 साल प्लस जुर्माना इत्यादि की बात इन्होंने की थी। ठीक है, इन्होंने तो बोला था कि 5,000 रुपए के जुर्माने के साथ 2 वर्ष तक की सजा का प्रस्ताव रखा है, जो कि बहुत कम है अपने आप में। ठीक है, हालांकि ये हमने देख लिया भाई। अब हाल ही में मैंने ये आपको शुरुआत में बता दिया था कि जो सरकार है उसने ये कहा था कि हम अभी हेट स्पीच के ऊपर कानून लाएंगे और ये समय की जरूरत है। हेट स्पीच एक गंभीर अपराध है। केंद्र सरकार ने कहा है, ये सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में, कि हेट स्पीच एक गंभीर अपराध है और जल्द से जल्द इस पर कानून लाने का प्रयास किया जाएगा और सरकार प्रयास कर भी रही है। बात समझ में आई? क्या चर्चा थी? हेट स्पीच की परिभाषा, हेट स्पीच क्या है, हेट स्पीच के कारण क्या है, क्या चुनौतियां हैं, हेट स्पीच के क्या प्रभाव हैं, हेट स्पीच को लेके हमारे व्यवस्था में क्या क्या प्रोविजन किए गए हैं उसको रोकने के लिए, चाहे आईपीसी है, चाहे जनप्रतिनिधित्व अधिनियम है, चाहे न्यायालय के निर्णय है। इसके साथ ही हमने देखा हेट स्पीच को रोकने के लिए 2 समितियां, जिसमें बेज बरुआ समिति 2014 और विश्वनाथन समिति 2019। इसी के साथ दोस्तों हमारा हेट स्पीच अच्छे से कंप्लीट होता है। यदि हम आगे की राह की बात करें या निष्कर्ष की बात करें तो भारत एक विविध पृष्ठभूमि और संस्कृति का बहु सांस्कृतिक देश है, बहुधार्मिक देश है, बहुभाषाई देश है। अलग अलग क्षेत्र हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग पंथ हैं, धर्म हैं। तो ऐसे में यदि हेट स्पीच जैसे मुद्दे को डील नहीं किया गया तो ये हमारे सामाजिक सौहार्द के समक्ष एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में सामने आ सकता है ना? तो ध्यान रखिएगा, निश्चित रूप से भारत में इस तरीके के कृत्यों के लिए कानून है, लेकिन पूरी तरीके से इनका क्रियान्वयन होना अभी बाकी है। कानून तो है, इनका क्रियान्वयन बेहतर तरीके से हो। साथ ही जो रिकमेंडेशन दी है अलग अलग कमेटीज ने, उनको लागू करने का प्रयास शीघ्र किया जाए सरकार के द्वारा। साथ ही हेट स्पीच को परिभाषित करने का काम किया जाए। सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको रेगुलेट करने का काम किया जाए। किस तरीके से फेक न्यूज ना फैले, हिंसाएं ना हो, घृणा ना फैले, इसके लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है। ठीक है, और साथ ही यहां पे जिम्मेदारी केवल सरकार की ही नहीं है, जिम्मेदारी
आम नागरिकों की भी है, हमारी भी है, सिविल सोसाइटी की जिम्मेदारी है। हमें भी अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाना पड़ेगा। और जहां पे भी इस तरीके की कार्यवाहियां या इस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं, हमें कम से कम फेक न्यूज को प्रसार को रोकने में हम बहुत एक्टिव रोल अदा कर सकते हैं, है ना। तो ध्यान रखिएगा, हमारी भी जिम्मेदारी है, सरकार अकेले नहीं लगाम लगा सकती। हमें भी जिम्मेदार बनाना पड़ेगा नेताओं को, हमें भी उनको ये आभास, ये एहसास दिलाना पड़ेगा कि हमें मुद्दों पे बात चाहिए, हमें विभाजन पे बात नहीं चाहिए। समाज का विभाजन मत कीजिए आप, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये टॉपिक पूरा कंप्लीट होता है। हमने इस टॉपिक के हर एक आयाम को समावेशित करने का प्रयास किया है। होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना रिव्यू मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दें। यदि आप लोगों का कोई सुझाव है तो वो भी मुझे देने का प्रयास करें। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।